स्विट्जरलैंड का जिनेवा सिटी शहर बड़ी बड़ी इमारतों से भरा हुआ था। हर जगह सिर्फ अमीरी थी। लोग अच्छी जॉब करते और बहुत पैसे कमाते और शानदार लाइफ जीते। लेकिन कुछ काम ऐसे भी थे जिससे मासूम लोगों की जान भी जा सकती थी। एक हाई एंड 70 माले की बिल्डिंग के 70वें माले के एक ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। एक बहुत बड़ा अंडे के आकार का टेबल था और उसके आसपास करीब 20-25 लोग बैठे थे। सबके चेहरे से रईसी झलक रही थी, लेकिन सबका दिल काला था। वो इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड में बगावत करने की प्लानिंग कर रहे थे। यूरोप का मार्कस हेड की सीट में बैठा था और उसकी एक आंख पत्थर की थी। उसका बड़ा भाई सैमुएल इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड लीडर था, जिसके खिलाफ जाने के लिए मार्कस सपोर्टर्स इकट्ठा कर रहा था। मीटिंग चल रही थी। मार्कस के चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत गुस्सा है और सैमुएल को जान से मारने के लिए असैसिन ढूंढ रहा था। लेकिन किसी और की भी नज़र थी मार्कस पर, जो उस बिल्डिंग से नहीं बल्कि कुछ दूर पर एक बिल्डिंग पर थी। 80 माले की बिल्डिंग पर वो खड़ी थी और दूरबीन से सब कुछ देख रही थी। उसने लेदर फिटेड जंप सूट पहना था, जिससे उसके ओवर ग्लास बॉडी फिगर दिख रही थी। उसके कमर तक आते काले, लाल और भूरे लंबे बाल लहरा रहे थे। एक हाथ में दूरबीन और दूसरे हाथ में स्नाइपर लिए वो च्यूइंग गम चबा रही थी। उसके लाल होठों को लिपस्टिक की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे लगाना पसंद था। दरअसल उसे मेकअप करना पसंद था, इससे वो अपने असली एक्सप्रेशन छुपा सकती थी। उसका आधा चेहरा मास्क से ढका हुआ था। वो एक बेडेस 22 साल की इंडियन लड़की थी। वो कोई सुपरहीरो नहीं बल्कि एक असैसिन थी, वर्ल्ड क्लास असैसिन जो बेडेस के नाम से फेमस थी। उसके कान में लगे ईयरसेट से आवाज आई, मिशन अबोर्ट, तुम्हारे बिल्डिंग में कोई आया है, निकलो वहां से। उद्धरण चिन्ह ... एक मुस्कान उस लड़की के होठों में तैर गई। उसने अपनी दूरबीन हटाए और जमीन में स्नाइपर को सेट कर निशाना लगाया। फिर से मिशन अबोर्ट की आवाज आई, शट अप आरू, मुझे कंसंट्रेट करने दो। उसकी हरी आंखें उसके टारगेट पर लॉक हो गई और एक शॉट निकला। स्नाइपर की गोली बुलेट प्रूफ गल्स को भेद कर सीधे मार्कस के सर के आर पार हो गई। उसके बगल में खड़ा उसका असिस्टेंट भी मारा गया, क्योंकि उसे भी वही गोली लगी। उस मीटिंग रूम में हल्ला मच गया। दो वेट्रेस ने एक दूसरे को देखा और एक इंडियन आदमी को, जो मीटिंग अटेंड करने आया था, उससे पैनिक करते हुए कहा, सर चलिए यहाँ से निकलिए। सब लोग टेबल के नीचे बैठे हुए थे कि कोई गोली उन्हें न लग जाए। वो तो पहले ही पैनिक में और डर से कांप रहा था। उसने तुरंत बात मान ली और जाने को तैयार हो गया। तभी उसके बगल के यूरोपियन आदमी ने कहा, मुझे भी ले चलो। एक वेट्रेस ने हाँ में सर हिलाया तो वो एक्साइटमेंट में थोड़ा ऊपर हुआ तो एक और गोली चली और उसका भेजा उड़ गया। उस इंडियन आदमी ने कांपते हुए कहा, अब हम बाहर कैसे जाए? उद्धरण चिन्ह रेंगते हुए, सर, हमें आपकी सिक्योरिटी के लिए भेजा गया था। चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। एक वेट्रेस ने नीचे से अपना हाथ टेबल पर रखा और कुछ इशारा किया। फिर उस इंडियन आदमी को बाहर निकाल लिया। उसके पीछे दो लोगों ने जाने की कोशिश की तो स्नाइपर ने उसे उड़ा दिया। असैसिन का काम हो गया। उसने अपने स्नाइपर अपने हाथ में कस के पकड़ा और एक बॉक्स उठाकर अपनी पीठ पर कस के बांध लिया। एक बटन दबाते ही उसमें दो विंग्स निकल गए और जेट शुरू हो गया। उसने बिल्डिंग से छलांग लगाए और एक प्लेन की तरह उड़ गई। हे आरू, मिशन मेरे साइड से कंप्लीट, अब आगे का तुम देख लो। दूसरी तरफ से आरू ने अपना पसीना पोंछा और हंसने लगा, ओके। उसी बिल्डिंग के छत का दरवाज़ा खुला तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक कागज़ जिस पर प्रिंट था बेडेस, और वो उड़कर उस टीम के लीडर के मुंह से टकरा गया। उसी समय उसे खबर भी मिल गई कि मार्कस मारा गया। दूसरी तरफ वो दोनों वेट्रेस उस इंडियन आदमी को छत पर ले गई। अरे ऊपर क्यों जा रही हो? वहां से और आसानी से मुझे गोली लग सकती है। एक ने उसके बाल पकड़कर कहा, शट अप बास्टर्ड, और दूसरी ने उसकी गले की एक नस दबा दी जिससे वो कुछ बोल ही न पाए। टेरेस पे पहुंचकर उन दोनों लड़कियों ने अपने वेट्रेस की यूनिफॉर्म उतार दी और अंदर ब्लैक लेदर शर्ट, पैंट्स और टॉप थी। उन्होंने भी वही बॉक्स टेरेस के एक कोने से निकाली और बांध लिया। दोनों लड़कियों ने उस आदमी का एक एक हाथ पकड़ा और उड़ गई।
वो आदमी चिल्लाना चाहता था लेकिन चिल्लाना तो छोड़ और कुछ बोल ही नहीं पाया। कुछ दूर जाकर उस आदमी को छोड़ दिया जिससे वो नीचे गिरने लगा। अब भी वो चिल्ला नहीं पाया। वो एक कचरे के ट्रक में गिरा और अगले ही पल 2 आदमियों ने उसे नीचे उतारा और एक वैन में फेंक दिया। उस आदमी ने मन ही मन कहा, ये तो मौत से भी बदतर है। लगता है मेरा किडनैप हुआ है। लेकिन क्या इनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ? उद्धरण चिन्ह। तभी उसे मार्कस का उड़ा हुआ भेजा याद आया और कांप गया। इनको जरूर पता होगा, इन्होंने ही मार्कस को मार दिया, लेकिन मुझे क्यों किडनैप किया? उद्धरण चिन्ह। तभी वो वैन रुकी, एक लड़का अंदर आया और उसे इंजेक्शन दे दिया। वो आदमी समझ गया कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। करीब आधे घंटे बाद तीनों लड़कियां एक रेस्टोरेंट में बैठे कॉफी पी रही थी। तभी उस हरी आंखों वाली लड़की का फोन बजा और वो कॉलर का नाम देखकर पहले नर्वस हो गई लेकिन मुस्कुराते हुए फोन उठा लिया। मॉम। ध्रुवी, तुम आज फिर कॉलेज नहीं गई? काजल ने पूछा। ध्रुवी सकपका गई और हकलाते हुए बोली, ऐसा नहीं है मॉम। वो कनक और कसक के स्कूल की एक टीचर की डेथ हो गई तो उनकी छुट्टी हो गई तो मैं उनके साथ सनोटोरियम आ गई। कनक और कसक जुड़वा थी और कुणाल से उनका चेहरा काफी मिलता था। ध्रुवी की बात सुनकर कनक और कसक एक दूसरे को देखने लगी और एक साथ अपने माथे पे चपत लगा ली। अब तो उनका झूठ पकड़ा जाना तय था क्योंकि मॉम को उन्होंने यही स्टोरी बताई थी। वैसे हम तीनों बहनों की सोच कितनी मिलती जुलती है, लेकिन अब मारे गए। उद्धरण चिन्ह। काजल ने होठ सिकोड़ लिए। ऐसा क्या? लेकिन अनिका ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बुआ को पता नहीं होगा, ध्रुवी ने बेफिक्री से कहा। काजल ने लंबी सांस ली और पूछा, ध्रुवी मेरी क्यूटी, तुम 2 दिनों से सिटी में ही नहीं हो, कहाँ हो तुम? क्या तुम तीनों ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी ने काजल की चिंता भरी आवाज सुनी तो उसे थोड़ा गिल्टी फील हुआ। येस मॉम, हम तीनों ठीक है। मैंने ग्रैंडपा को बताया है। वैसे मॉम, डैड को मत बताना प्लीज। वैसे आपको किसने बताया कि मैं सिटी में नहीं हूँ? उद्धरण चिन्ह। काजल ने कहा, ये एक सीक्रेट है। दक्ष ऑफिस से आने वाला है, तुम्हारे बारे में पूछेगा तो क्या बोलूं? उद्धरण चिन्ह। मॉम बोल देना हम तीनों घूमने गए हैं। तुम जितनी आसानी से बोल रही हो न दक्ष जैसे लगता है मान जाएगा। तुम्हें पता है न दक्ष तुमसे कितना प्यार करता है। सॉरी मॉम, आप नहीं करती क्या? काजल ने मुंह बनाते हुए कहा, ऑफ कोर्स करती हूँ। प्लीज माय क्यूटी, जल्दी घर आ जाओ। येस बॉस मॉम, ध्रुवी ने कहा और फोन रख दिया। वही कनक एक लंबी आह भरी और कहा, है विधि जल्दी वापस चलते हैं, मैं साकेत को बहुत मिस कर रही। कसक ने उसे चपत लगाए और कहा, वो तो तुझे देखता तक नहीं। आउच, कनक ने मुंह बनाया और कहा, तो क्या? त्रिशा आंटी तो मुझे बहुत पसंद करती है और मैं उन्हें मुझे अपनी बहू बनाने के लिए पटा लूंगी, फिर तो साकेत के पास कोई चॉइस ही नहीं रहेगी। हा। कसक ने ध्रुवी से कहा, विधि ये लड़की पागल है। इसने त्रिशा आंटी के पीछे गुंडे प्लांट किया और उन्हें बचा लिया। इसीलिए त्रिशा आंटी इसे पसंद करती है, साकेत के लिए बिल्कुल नहीं। ध्रुवी ने आश्चर्य से कहा, लेकिन तुझे तो गुंडों की साकेत के पीछे प्लांट करने चाहिए थे। उद्धरण चिन्ह। कनक ने मुंह बनाते हुए कहा, किए थे लेकिन साकेत ने सबको धो डाला और मुझे हीरो बनने का मौका ही नहीं मिला। इस बार ध्रुवी को बहुत तेज हंसी आ गई। तीनों फिर अगली फ्लाइट से वापस इंडिया के लिए निकल गए। सिंगल कॉर्पोरेशन का कार्गो शिप अटलांटिक ओशियन में वापस इंडिया की तरफ बढ़ रहा था। कार्गो शिप के केबिन में हल्की रोशनी थी। वो आदमी जिसे ट्विन सिस्टर्स और ध्रुवी ने किडनैप करवाया था वो उसी केबिन में घुटनों के बल बैठा था। उसके शरीर में कोई चोट नहीं थी लेकिन उसके हाथ पैर और आंखें बंधी हुई थी। वो चिल्ला रहा था, कौन है यहाँ? मुझे किसने किडनैप किया है? तुम सब मरना चाहते हो क्या? तुम लोगों को पता भी है कि मैं कौन हूँ? छोड़ दो मुझे वरना सब मरोगे। बस यही कुछ शब्द गालियों से सजाकर वो सब तरफ बिखेर रहा था। लेकिन कोई सुन भी रहा थी कि नहीं उसे नहीं पता। तभी लोहे के टकराने जैसी आवाज आई। उस केबिन का दरवाजा खुला और एक 6 फीट से भी लंबा लड़का कमरे में आया। उसकी आंखें साफ थी और पतले होठ, छोटे बाल और 3 पीस ब्लैक सूट में था वो।
उसका खतरनाक ऑरा सिगरेट के धुएं के पीछे छिप रहा था। वो भारी कदमों से अंदर आया। लेदर की जूतों की टक टक आवाज उस आदमी की धड़कन की तरह थी जो बंधा हुआ था। धक धक धक, उस आदमी की गर्दन पे पसीना आ गया। सिगरेट के धुएं को उड़ाते हुए वो आया और बड़ी सी कुर्सी पर पैर पे पैर चढ़ा कर बैठ गया। पीछे से सार्थक की एक्सप्रेशनलेस आवाज आई, बॉस, आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, सीनियर मैडम नाराज हो जाएगी। कबीर जो गश लेने जा रहा था रुक गया और सिगरेट को अपने पैरों के नीचे क्रश कर दिया। मॉम को मत बताना, कबीर ने कहा। मैं कभी बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... सार्थक ने सोचा और कहा, ओके बॉस। कबीर सिर्फ 22 साल का था और जैसा कि दीक्षित ने कहा था उसने इस छोटी उम्र में सिर्फ इंडिया के अंडरवर्ल्ड को नहीं इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड कम्युनिटी का मेंबर बन गया। उसने अपना नाम बनाना शुरू कर दिया और अपनी टेरिटरी भी। जितना शांत और हैंडसम वो था उतना ही क्रूर और ईविल था कबीर। जितना ही वो अपने परिवार से प्यार करता था उतना ही वो अपने दुश्मनों से नफरत करता था और उन्हें खत्म करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। कबीर ने इशारा किया तो एक आदमी ने घुटनों पर बैठे आदमी की आंखें खोल दी। उसका दिल तो डर से पहले ही उसके मुंह को आ चुका था क्योंकि जो आवाज उसने सुनी थी और उसे पहचानता था। इस आवाज के ओनर को द डेथ गॉड के नाम से जाना जाता है। जब उसने अपनी आंखों पे फोकस पाया तो उसके सामने सच में वही शख्स था, कबीर सिंघल। वो फुसफुसाया। कबीर की आंखें डार्क थी। इस आदमी ने वो किया था जिससे कबीर सबसे ज्यादा नफरत करता है, धोखेबाजी। सार्थक आगे आया और उस आदमी के मुंह पर एक पंच किया। बैम! वो जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो जानता था कि अगर उसने कुछ बोला भी तो भी उसे कोई नहीं बचा सकता। सार्थक ने उसे बाल से पकड़ा और बैठा दिया और कहा, बॉस ने तुम्हें सिर्फ एक मौका दिया था लेकिन तुम मार्कस से मिल गए, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ और हेल में उसे ज्वाइन कर लेना। सार्थक ने अपनी गन निकाली और उस आदमी के कनपट्टी पर पॉइंट कर गोली चलाने ही वाला था कि उसके कान में टक टक की आवाज आई। कबीर अपनी उंगलियों को लकड़ी के आर्म रेस्ट में फिरा रहा था। सार्थक ने कबीर की तरफ देखा जिसके होठ के एक कोने उठे हुए थे और उसकी आंखों में मर्डरस ग्लो था। बिना कहे सार्थक सब समझ गया और अपनी गन वापस कर ली। क्या तुम मुझे नहीं मरोगे? प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। मैं मार्कस के इंडियन ब्रांच के बारे में जानता हूँ, सब बता दूंगा, उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा। सार्थक ने इशारा किया और दो लोग उस आदमी को उठाकर डॉक की तरफ ले जाने लगे। उसने फिर कबीर से कहा, बॉस आप रेस्ट कीजिए, मैं देख लेता हूँ, और प्लीज सिगरेट मत पीजिएगा। कबीर का हाथ उसके जेब में जाने वाला था लेकिन रुक गया। उस आदमी को पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया। कबीर का मानना था कि जब काम आसानी से हो जाए तो गोली क्यों बर्बाद करना। 5 मिनट बाद एक चॉपर शिप में लैंड हुई और वो निकल गया। वो चॉपर समुद्र किनारे उतरा और वहां से फ्लाइट लेकर वो अपने सिटी पहुंच गया। दोनों भाई बहन में बात हुई थी कि वो दोनों एक साथ ही घर जाएंगे ताकि किसी को मॉम की डांट न खानी पड़े। सिंगल मेंशन। सब लोग नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए थे। इस बार हेड की दोनों सीट खाली थी क्योंकि सीमा की डेथ हो चुकी थी और दीक्षित जिंदा थे, लेकिन वो सिंघल पैलेस के पीछे एक फार्म हाउस में अकेले रहना पसंद करते थे। अनन्या ने तेज आवाज में कहा, सुनो सुनो, इस संडे को मेरा परफॉर्मेंस है और मैंने सबके लिए सीट बुक करवा ली है, तो कोई बहाना नहीं चलेगा। अनन्या ओम और एनी की 16 साल की बेटी, क्लासिकल कथक डांस में बेस्ट, जिसने पूरे वर्ल्ड में देश का नाम रोशन किया। ओम ने अपनी कॉलेज स्वीट हार्ट एनी, जो ओम की फैन भी थी, उससे शादी और अब उसकी एक क्यूट सी बेटी है जिसने कथक डांस में बहुत नाम कमाया। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, बस हम सबको टाइम बता दो, हम सब चलेंगे। अनन्या ने अपनी आंखों से क्यूट सा पोज दिया और सबको घूर कर देखा और कहा, अगर किसी ने मना किया तो मैं उससे बात नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। अनन्या घर में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली। काजल ने पराठे मुंह में ठूसते हुए कहा, अनन्या तुम एक छोटी सी डांस स्टूडियो खोल लो। अब तो तुम इतनी स्मार्ट हो तो सीखा भी सकती हो। फ्यूचर में इसे डांस स्कूल में बदल लेना।
ओम और काजल का रिश्ता अभी भी खट्टा मीठा था तो ओम ने कहा, भाभी ये कोई स्मार्ट नहीं है, छोड़ो न। काजल ने उसके मुंह में पराठे ठूस दिए और कहा, मैंने कब कहा कि अनन्या तुम्हारे जैसे है, वो तो एनी जैसी स्मार्ट है। एनी को हंसी आ गई तो ओम खड़ा हो गया और बोला, भाभी मैं अब इतना बड़ा हो गया हूँ, अब तो मुझे इज्जत दे दो। काजल ने उसे खींचकर बैठाया और उसके गाल खींचते हुए कहा, तुम बुढ़े भी जाओगे तो तुम मेरे क्यूट ओमी ही रहोगे। बेचारा ओम शर्म से लाल हो गया और अपना मुंह बंद कर लिया। अर्नव भी सुहाना के बगल में बैठ था और उसकी नज़र दरवाजे पर थी। अचानक उसकी दक्ष से मिली और वो सकपका गया और सर झुकाकर नाश्ता करने लगा। दक्ष की उम्र भले ही बढ़ गई थी लेकिन वो अब भी बहुत ही हैंडसम था। उसके चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं थी और उसका ऑरा अब भी पहले जैसा था। वो अभी भी काजल का एंजल प्रिंस था जो अब किंग बन चुका था। प्रिंस की पोस्ट तो उसके बच्चों ने ले ली, बस उसके कानों के दोनों तरफ सफ़ेद बाल की लाइन थी जो उसे और भी सेक्सी और डैशिंग बना देती थी। दक्ष को पता था ये 5 भाई बहन मिलकर हमेशा कुछ न कुछ करते रहते थे। कल रात ही उसे सब कुछ पता चल गया जो भी उन्होंने किया। यहाँ तक कि अंगद ने दक्ष की नज़रों को फॉलो किया और अर्नव को एक सेकंड के लिए घुरा क्योंकि उसे भी पता था। तभी गार्ड ने अंदर आकर कहा, मास्टर और मिस आ गए हैं। काजल बहुत खुश हो गई और कुछ बोलने वाली थी कि दक्ष ने उसकी कलाई पकड़ ली। काजल ने पलटकर दक्ष को देखा तो वो उसे ऐसे देख रहा था कि अगर तुमने उन दोनों डिफेंड किया तो तुम्हारा डोडो नाराज हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह ... काजल ने ना में सर हिलाया तो दक्ष ने हाँ में सर हिलाया। दोनों बस इशारे से एक दूसरे ही बात समझ गए। सबसे पहले ध्रुवी अंदर आई तो अर्नव ने उसे देख चैन की सांस ली। ध्रुवी कूदकर राधिका के गले लग गई। कबीर भी पीछे से अंदर आया और बिना कोई भाव के काजल के बगल में बैठ गया। सार्थक भी पीछे था तो काजल ने कहा, तुम भी बैठो, नाश्ता कर लो। सार्थक चुपचाप लास्ट में जाकर बैठ गया। ये हमेशा का था, आखिर वो त्रिशा का बेटा है जो काजल की बेस्ट फ्रेंड थी। ध्रुवी भी बैठ गई राधिका और दक्ष के बीच में। उसने दक्ष को गाल पे किस किया और कहा, डैड मैंने आपको ट्रिप में बहुत मिस किया। तभी अनन्या ने कहा, कबीर भैया, हुई दी, अच्छा हुआ आप दोनों भी आ गए। मेरा कॉन्सर्ट है ये संडे तो अटेंड जरूर करना। ध्रुवी ने चहकते हुए कहा, वाओ, ऑफ कोर्स, माय अनु इज द बेस्ट। अनन्या शर्मा गई। दक्ष ने अपना स्पून नीचे रखा और खड़ा हो गया। तुम दोनों मेरे स्टडी रूम में आओ, उसने कड़क आवाज में कहा। ध्रुवी और कबीर ने एक दूसरे को देखा और दक्ष के पीछे चल दिए। दक्ष जब स्टडी रूम पहुंचा तो साहिल वहां पहले से था। साहिल ने दक्ष को ग्रीट किया और कुछ पेपर्स देकर जाने लगा। उसे पता था दक्ष ने कबीर और ध्रुवी को बुलाया होगा। जैसे ही साहिल ने दरवाज़ा खोला तो ध्रुवी ने कहा, हेलो साहिल अंकल। उद्धरण चिन्ह। साहिल ने हाँ में सर हिलाया और मुस्कुरा कर कहा, अंदर जाओ। ध्रुवी ने मुंह बनाकर साहिल को देखा जैसे कहना चाहती हो, अंकल डैड से बचा लो। साहिल तो सब समझ रहा था लेकिन उसने साइड हटकर दोनों को अंदर जाने दिया। कबीर ने साहिल को बिना कहे सर झुकाकर ग्रीट किया। साहिल ने मन ही मन सोचा, है तो दोनों बॉस की तरह अरोगेंट लेकिन काजल की वजह से पोलाइट भी है। सार्थक को त्रिशा के जैसे होना चाहिए था लेकिन वो मेरे जैसा खड़ूस बन गया। उद्धरण चिन्ह ... तभी उसे सामने से सार्थक आता हुआ दिखाई दिया। सार्थक ने अपने डैड को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और दरवाजे के सामने रुक गया। अंदर जाने की जरूरत नहीं जब तक बुलाया न जाए। फिर जाते जाते कहा, टाइम मिले तो अपने ग्रैंडपा से मिल लेना। सार्थक ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वही खड़ा रहा। सार्थक और साहिल का रिलेशन बहुत अच्छा था लेकिन वो बहुत प्रोफेशनल भी थे। दक्ष बड़ी सी सिंगल लेदर सोफे में बैठा था और दोनों को घूर रहा था। ध्रुवी और कबीर दोनों सामने खड़े थे। ध्रुवी तो झूठ बोलने के लिए गिल्टी फील कर रही थी और कबीर का ध्यान टेबल पर रखे उन पेपर्स पर था जो साहिल ने दक्ष को दिया था। तुम दोनों ने कितना डेंजरस मिशन हाथ में क्यों लिया? उद्धरण चिन्ह। अब जाकर कबीर ने दक्ष को देखा फिर ध्रुवी को जो कुछ बोलने के लिए शब्दों को जमा कर रही थी। डैड, सैमुएल का ऑफर बहुत टेम्पटिंग था। दक्ष चुप रहा।
उसने कबीर की कार्गो कंपनी को देश के हर कोने में जाने की परमिट दिलवा दी। सिर्फ एक वीक में दक्ष ने कबीर को देखा और बिना भाव के कहा, तुम अपने बिजनेस के लिए ध्रुवी का यूज नहीं कर सकते। ध्रुवी ने 2 कदम आगे लिया और कहा, नो नो डैड, मुझे भी शेयर मिलेगा 45%। दक्ष की आंखें छोटी हो गई। तो ध्रुवी को इन्वॉल्व करने का अच्छा टेक्निक है। कमरे में कुछ देर शांति रही और दक्ष दोनों को बराबर घूर रहा था। दक्ष का ऑरा अभी ऐसा था कि कोई उसका सामने खड़ा न हो पाए। ध्रुवी अधीर होने लगी और कबीर भी। फाइनली कबीर ने कहा, ओके डैड, अगली बार मैं वी को इन्वॉल्व नहीं करूँगा, आप मॉम को मत बताना। ध्रुवी ने डिससेटिस्फाइड होते हुए कहा, लेकिन पार्टनर तो मैं भी हूँ और तुम मेरे भाई हो तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कबीर ने ध्रुवी का हाथ पकड़ चुप रहने का इशारा किया। अगर डैड गुस्सा हो गए तो वो सब बंद करवा देंगे। उद्धरण चिन्ह ... कबीर ने मन ही मन सोचा और ध्रुवी को कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ध्रुवी, कबीर, तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन अगर तुम दोनों की वजह से काजल के आंखों में एक भी बूंद आंसू आए या फिर मैंने उसके माथे पर शिकन देखी तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये तुम दोनों को समझाने की जरूरत नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उठकर एक झटके से दरवाजा खोल दिया। अर्नव जो कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था और सार्थक कुछ दूर अजीब से एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। दोनों अचानक दरवाजे खुलने से चौंक गया। अर्नव तो सीधे दक्ष के पैरों पे गिरा। दक्ष को पहले से पता था कि अर्नव वही है तो उसने अर्नव को कंधे से उठाया और उसके कपड़े ठीक करते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि तुम्हारे लिए तो तुम्हारे डैड ही काफ़ी है। मैंने जो कबीर और ध्रुवी से कहा वो तुम्हारे डैड की तरफ से भी था। फिर दक्ष ने अर्नव का सर थपथपाया और चला गया। दक्ष ने एक नज़र सार्थक को देखा और आगे बढ़ गया। ध्रुवी ने अर्नव का कंधा पकड़ उसे झकझोर दिया और पूछा, आरू, क्या तुम जिंदा हो? उद्धरण चिन्ह। कबीर तो आराम से उसी सोफे पे बैठ गया जहां पहले दक्ष बैठा था। अर्नव ने रोबोट की तरह अपनी गर्दन घुमाए और उसके पैर जेली बन गए। हुई, हाँ, मैं जिंदा हूँ। बड़े डैड इतने डेंजरस क्यों हैं? लेकिन मैं डैड से भी डरता हूँ। ध्रुवी ने उसे संभालते हुए सोफे पर बैठाया और कहा, डैड बस मॉम के लिए बहुत पोसेसिव है। उनकी लव स्टोरी तो हमें पता ही है। मुझे तो अब भी समझ नहीं आता कि क्या लव स्टोरी बनाना इस फैमिली के जीन में है। उद्धरण चिन्ह। कबीर ने अपने मोबाइल में कुछ करते हुए बोला, ग्रेट ग्रैंडपा बेस्ट एग्जाम्पल है, लेकिन मैं इन सब में बिलीव नहीं करता। लव स्टोरी टाइम वेस्ट है। ध्रुवी और अर्नव ने एक दूसरे को देखा और कुछ नहीं कहा। तब तक सार्थक भी अंदर आ गया तो ध्रुवी ने उसे देखते हुए कहा, हाय सार्थक, कनक तुम्हें बहुत याद कर रही थी। सार्थक के पैर रुक गए और उसने अपना चश्मा ठीक किया और कुछ नहीं कहा। उसके दिल में कनक के लिए कुछ नहीं था। कोई जवाब न मिलने पर अर्नव ने कहा, छोड़ो नवी, आज क्लब चलोगी? बहुत दिन हो गए जोड़ी ब्रेक किए हुए। ध्रुवी ने ताली बजाए और तुरंत तैयार हो गई। कबीर ने उन्हें रोकते हुए कहा, गार्ड्स ले जाना और क्लब का नाम मुझे बता देना। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी ने कबीर के गाल खींचे और कहा, तुम बेस्ट ब्रो हो। तभी अर्नव ने रोनी शक्ल बनाकर पूछा, और मैं? उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी ने उसके गाल खींचे और कहा, तुम मेरे ब्रो के साथ बेस्ट बडी हो। उद्धरण चिन्ह। तभी एक सर्वेंट ने नोक किया और कहा, ब्रेकफास्ट। दूसरे सर्वेंट ने खाने से भरी ट्रॉली अंदर ले आया। अर्नव ने एक एप्पल उठा लिया और कहा, बड़ी मॉम ने भेजा होगा। दक्ष चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट हो, काजल उतनी ही नर्म थी बच्चों के लिए। तभी अनन्या भी कूदते हुए वहां आ गई और सारे भाई बहनों ने दोपहर तक गप्पे मारे। राणा रेसिडेंस। कनक और कसक किसी को बिना पता चले अपने कमरे में भाग गई। ध्रुवी ने उन्हें मैसेज कर दिया था पोल खुल गई है। दोनों ने जैसे ही चैन की सांस ली उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। कनक तो चौंक गई और कसक के पीछे छुप गई। यार कनक, तुम मेरे से 15 मिनट बड़ी हो तो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए न। उद्धरण चिन्ह। कनक ने मुंह बनाते हुए कहा, पहले मैं बच जाऊं तो तुझे भी बचा लूंगी। कसक ने आंखें घुमाए और दरवाजा खोला और कुणाल की गुस्सैल आंखें दिखी।
उसने डर से अपनी चेहरा ढक लिया और हकलाते हुए कहा, डैड, डैड, मैंने कुछ नहीं किया, सब कनक ने किया है। कनक कूदते हुए आई और बोली, डैड मैंने कुछ नहीं किया, ये कसक का आइडिया था। उद्धरण चिन्ह। कुणाल ने दोनों को स्टडी रूम बुलाया। तुम दोनों को किसने कहा कि तुम दोनों ध्रुवी को फॉलो करो? वो तुमसे ज्यादा ट्रेंड है। कसक और कनक ने एक दूसरे को देखा और चुप ही रही। तभी स्टडी रूम का दरवाजा फिर खुला और एक यंग और हैंडसम लड़का अंदर आया। ऐसा लगा कि वो अभी अभी शावर लेकर आया है। उसने लूज राउंड नेक टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स पहने थे। वो कुणाल से भी ज्यादा गुड लुकिंग था और उसकी पर्सनैलिटी अनिका की तरह प्रिंसली थी। डैड, क्या किया आज के एंड के ने? उद्धरण चिन्ह। कुणाल ने उसे घूरा और कहा, आधान तुम भी उनके साथ वहीं खड़े रहो। आधान रुक गया और असमंजस में कुणाल को देखते हुए पूछा, डैड मैंने क्या किया? उद्धरण चिन्ह। तुम ही ने इनके दिमाग में लड़ाई झगड़े वाली बात बचपन से डाल दी। मेरी इनोसेंट बच्चियां अब मिशंस में जाने लगी है। कनक और कसक ने एक दूसरे को देखा और इशारों में आपस में बात कर ली, बच गए। आधान ने दोनों को घूरा और मुस्कुराया। कसक और कनक चौंक गई। जब भी आधान ऐसे मुस्कुराता तो वो पकड़ी जाती और उन्हें सजा मिलती। डैड इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे पास प्रूफ है। आधान ने एक वीडियो दिखाया जिसमें कनक और कसक इस मिशन में ज्वाइन करने के लिए आधान से बहुत रिक्वेस्ट कर रही क्योंकि उन्हें आधान से बहुत पैसे मिलते। कुणाल ने दोनों लड़कियों को घुरा जो पहले से ही पसीने से भीग गई। आधान आराम से कुणाल के बगल में बैठ गया। डैड अगर ये पैसे ऐसे मांगती तो नहीं मिलते क्योंकि इनको क्लब जाना था। कुणाल ने टेबल पर हाथ मारा और कहा, एक हफ्ते के लिए तुम दोनों ग्राउंडेड हो। दोनों लड़कियों ने साथ में कहा, डैड। कुणाल ने हाथ दिखाकर रोक दिया और कमरे से चला गया। फिर दोनों ने गुस्से से आधान को घूरा। आधान ने दोनों के बाल बिगाड़ते हुए कहा, अगर सच बोल देती तो मैं बचा लेता लेकिन तुम दोनों तो मुझे ही फंसा देती। अब रूम में एंजॉय करो। सीटी बजाते हुए वो निकल गया। भूलना